बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी उम्मीद से है मन। कपास के फूल की तरह अक्सर मेरा दिल आनंद की ओर उड़ चलता जब वो यूं मेरे सामने हल्के से झुककर हाथ बढ़ाकर खड़े होते। सुबह की अलसाई धूप में पार्क की बेंच पर बैठी मैं उनकी गहरी आंखों के किनारे पर टिके प्यार को, उनकी मजबूत हथेलियों को देखती रह जाती। गुनगुनी धूप में पिछले 10 मिनट से वो ऐसे ही खड़े थे और मेरी निगाह उनके ट्रैक सूट का सलेटी रंग परखते हुए, सिल्वर प्लेटेड घड़ी में वक्त देखते हुए, चश्मे के मोटे फ्रेम से होकर बाएं हाथ की तर्जनी वाली अंगूठी पर टिक गई, बल्कि उसके ठीक ऊपर वाले मोटे तिल पर। और बैठना या तुम टहलोगी महक? उन्होंने पूछा तो मैंने उस तिल की चोरी से नजर उतार ली। आनंद मेरी माँ के पड़ोसी थे। पिछले 3.5 महीने से मैं माँ के साथ थी, तो लिहाजा वो मेरे भी पड़ोसी बन गए। यहीं दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंटेंट थे। पत्नी के गुजरने के बाद अकेले ही थे। ये सारी बातें पिछले 3.5 महीने की दोस्ती में जानी थी मैंने, और मैं उनको पसंद करने लगी थी। ये बात 1.5 महीने पहले पता चली मुझे, जब प्रेगनेंसी और अकेलेपन पर टूटती मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए मेरी हथेलियां कसकर उन्होंने कहा था, तुम अकेली कहाँ हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तभी से आनंद मेरी जिंदगी के वो दूसरे इंसान बन गए जिनका साथ मुझे बेहद पसंद था। हाँ, दूसरे। पहला इंसान मेरा पति ऋषि था। फिर मेरी कोख में पलते अनचाहे बच्चे को लेकर उसके भीतर का अनमनापन, प्रेगनेंसी में होने वाले मूड स्विंग्स को लेकर उसकी झुंझलाहट अखड़ने लगी थी मुझे। एक रोज बहस जैसा कुछ हुआ और मैं 2 महीने का बच्चा कोख में लिए माँ के पास चली आई। न उसने रोका, न मैं रुकी। कहाँ खो रही हो आज? तबीयत ठीक नहीं क्या? आनंद ने मेरा ध्यान खींचा। घर चलते हैं, ऑफिस भी जाना है। उफ, कैसे कटेगा वक्त आनंद, अभी तो 4 महीने बचे हैं। मैंने कुनमुनाते हुए कहा तो वो बोले, कट जाएगा सब, चिंता मत करो। और सहारा देते हुए ऐसे उठाया जैसे काया मिट्टी की हो गई हो। ठेस लगी और चटक गई। प्रेगनेंसी के 9 महीनों में हम औरतें जाने क्यों बदलने लगती हैं। मन किसी बच्चे सा कभी रूठता है, कभी खुद ही मान जाता है। खुशी, दुख, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट सब जैसे झपकती पलकों के साथ बदलते हों। न ज़बां पर स्वाद टिकता है और न मन में खुशी। दिल करता है कोई बस हमें समझता रहे। आनंद मुझे ऐसे ही समझते थे। तभी तो मेरा मन उनकी ओर झुक गया। मैं अभी पार्क के गेट से निकल ही रही थी कि जरा सा पाँव मुड़ गया। मैंने आनंद की बाजू थामी और उन्होंने मुझे। जाने कौन सा हक दे रखा था हमने एक दूसरे को, कौन सा वादा कर रखा था एक दूसरे से। ये बिना सूत वाली कौन सी डोरी थी जो जरा सा उनको कस रही थी और जरा सा मुझे। मन के खाली खानों में आनंद मोहरों की तरह बढ़ते चले जा रहे थे। कभी सीधा चलते, कभी तिरछा, तो कभी ठहर जाते। ऑफिस की बिल्डिंग में अपनी सीट पर बैठी मैं एक और भरे खाने को देख रही थी। अभी अभी उनका फोन आया था। पूछा था, अब कैसा फील कर रही हो? मैंने आहिस्ता से ठीक हूँ कहा था। जिंदगी में कोई ऐसा हो जो मन की तख्ती पर उकेरने वाली लिखावट अपने आप पढ़ ले। आनंद ऐसे ही थे और ऋषि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऋषि का ख्याल आते ही मैंने आनंद को छुपा लिया, क्योंकि वो पूछता कि महज 3.5 महीनों में आनंद क्यों अपने लगने लगे, तो उसे कैसे बताती कि मन को जुड़ने के लिए बस एक अदद मन चाहिए होता है। न वक्त, न हालात और न वजह। सीट से सर टिकाकर आंखें मूंदी तो ऋषि पलकों से चिपक गया। माथे पर गिरते बाल, कलाई में स्पोर्ट्स घड़ी और आईब्रो के ऊपर चोट का निशान। हमारे बीच आई खराश सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के वक्त दिखी। स्क्रीन दिखाते हुए मैंने कहा था, देखो ये डॉट।
ये है हमारा बच्चा। तो उसने ठंडा सा सरका दिया। उस वक्त मेरे मन में गिलहरियां फुदक रही थीं और उसके मन में कुछ नहीं। शायद इसलिए कि यूं अचानक हमारी जिंदगी में बच्चे के आने से वो थोड़ा बौखला गया था। हफ्ते गुजर रहे थे और मैं बदल रही थी। कुछ महक अब जी उबाने लगी थी। उस रोज लहसुन के बघार से मुझे तीसरी दफा उबकाई आई। तब मैं सादे जीरे के बघार वाली दाल बनाने लगी। ऋषि को वजह भी बताई। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भरी कटोरी दाल का फेंका जाना अखरा था मुझे। प्रेगनेंसी में यह सब होता है, बस कुछ दिन की बात है, मैंने उससे कहा। 9 महीने, कोई नहीं, यू एंजॉय। और अधूरी बात छोड़कर वो चुप हो गया। मन में किसी अधबुझे तीर सी लगी थी ये बात। 2 बूंद आंसू टपक गए तो तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है यार, कहकर वो दूसरे रूम में चला गया। प्रेगनेंसी के दौरान मन कमजोर होता है, बातें सीधे दिल पर लगती हैं। इस दौरान एक औरत कितना बदलती है ये कोई नहीं समझ सकता। शायद इसलिए कि नाभि से जुड़कर धड़कने वाला दूसरा नन्हा दिल नहीं पलता उनमें। 2 शरीर को संभालने वाली देह उनकी नहीं होती। जाने क्यों कर रहा था वो ऐसा? शायद इसलिए कि मैंने ही परिवार बढ़ाने का फैसला किया था। ऑफिस की सहेलियां जब पूछती ऋषि तो तेरा खूब ख्याल रखता होगा, तो मैं झूठी हाँ कह देती। एक रोज उसे बताया तो जवाब की जगह उसने सवाल किया, शर्मिंदगी महसूस होती है क्या तुमको? हाँ, तो फिर? मेरे पूछने पर जवाब मिला, माँ के पास चली जाओ, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो बाद में भी वहीं रह जाऊं? चिड़चिड़ा कर मैंने पूछ डाला और जवाब में एज यू विश कहा उसने। ये घुमा फिरा कर कही गई हाँ ही तो थी। हाँ कि मैं माँ के पास चली जाऊं और वहीं रह जाऊं हमेशा के लिए। घर में कुछ दीवारें होती हैं ना, जिनकी छांव में हम सुस्ता लेते हैं, जिनकी आड़ वाली गुनगुनी धूप सेंक लेते हैं। रोना आया तो सर टिकाकर आंसू बहा लेते हैं और हंसे तो उसे पकड़कर झूल लेते हैं। आनंद मेरे जीवन में वही दीवार बनकर आए थे। तुम ऑफिस के नीचे मिल जाना, मैं पिक कर लूंगा। जब वो कॉल करके कहते तो मैं छुट्टी का इंतजार करती। नारियल पानी के ठेले पर जब रुकते तो मन मीठे पानी सा बह पड़ता। सड़क के किनारे गोलगप्पे देखकर जी ललचाता तो उनकी फटकार चटपटी लगती। इतनी क्यों फिक्र करते हैं मेरी? मैं पूछती तो वो कुछ न कहते। कुछ अनकही बातें सबसे खूबसूरत होती हैं, न शब्दों के नयन, न आवाज के नक्श। बस एक सूरत जो सिर्फ मन देख सके, समझ बूझ सके। हमारे बीच अक्सर ऐसी ही बातें होती। उस रोज माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी। मेरी पसंद की अरबी की सब्जी और अजवाइन वाले पराठे। मैं और आनंद नाश्ता कर रहे थे। आज मुझे लेकर रूटीन चेकअप के लिए जाना था। बेटा, डॉक्टर को बोलना इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, माँ ने प्लेट में पराठा रखते हुए कहा तो वो कुछ देर मेरी कमजोर नजरें देखते हुए बोले, कब तक सोचोगी उसे, कब तक फिक्र करोगी? जाने कैसे जान गए थे कि ये चेकअप की तारीख मुझे बार बार गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। नहीं तो मैं नहीं करती फिक्र, कहकर मैंने नजरें फेर ली। कैसे बताती कि हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट जब आपको दिखाकर पूछती है आपके हस्बैंड हैं, तो मैं उसे मना करते हुए 2 बातें सोचती हूँ। पहली कि आप मेरे कौन हो, और दूसरी कि ऋषि इस वक्त मेरे साथ क्यों नहीं है। अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर जब मैं बच्चे की नाभि से निकलकर मुझ में जुड़ती नाल देखती और पेट पर हाथ फेर कर उसकी हरकत महसूस करती तो लगता कि ऋषि अगर साथ होता तो एक स्पर्श उसका भी होता। लेकिन ऋषि वो तो था ही नहीं। उसने तो मुझे देखा भी नहीं कि मैं अब कैसी दिखती हूँ। कितना वक्त गुजार लिया था हमने अलग अलग। ऑफिस कलीग्स के साथ एक शाम में पास की कॉफी शॉप में थी। कॉफी आजकल अच्छी लगती थी मुझे। मैंने कप से आखिरी घूंट भरा ही था कि तभी निगाह दरवाजे से दाखिल होते ऋषि पर टिक गई। जरा थका थका सा लग रहा था। उसने भी देखा मुझे। कुछ देर वहीं ठहरा मुझे देखता रहा, मेरे चेहरे को, गले की हड्डियों को, पेट को। मैं उठकर उसकी तरफ चली आई। कैसी हो तुम? पूछते वक्त उसने जरा और गौर से देखा मुझे। ठीक हूँ, कहकर मैं खाली टेबल्स देखने लगी। मन हुआ पूछूं, तुम कैसे हो? वो बोला, कमजोर लग रही हो, ख्याल नहीं रखती क्या? जब पूछना चाहिए था तब तो पूछा नहीं। अब जाने फिक्र कर रहा था या तंज। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जरा रुक कर मैंने पूछा और
सीधे उसकी निगाहों में देखने लगी और बिना पलके झपकाए उसने कहा, हाँ, नहीं पड़ता फर्क। कुछ बातें कानों से होकर गुजरती नहीं, वहीं बैठ जाती हैं, खुद को दोहराती रहती हैं। ऑफिस पार्किंग में खड़ी कार के शीशे में न जाने कितनी देर मैं खुद को देख रही थी, कभी अपने पिचके गालों को, कभी गले की उभरती हड्डी को। सेहत वाकई में गिर रही थी। माँ पूरा ध्यान रखती थी मेरे खाने का, आनंद ख्याल रखते थे मेरे खुश होने का, फिर क्यों हो रहा था ये? शाम को कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में हमारी कार घूम रही थी। ऑफिस रश था तो स्पीड धीमी थी। मैं कभी सामने रेंगते ट्रैफिक को देखती तो कभी साथ में चलती दूसरी कार में झांक लेती। मन जाने क्यों बेचैन हो रहा था। तीसरी दफा बॉटल खोलकर पानी का घूंट भरा तो आनंद ने खिड़की के शीशे सरका दिए। बोले, कुछ हुआ है क्या महक? नहीं तो, कहते हुए ऋषि से हुई मुलाकात की बात छुपा गई मैं। शायद वो असहज हो जाते। लोटस टेम्पल चलें, थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ? मैंने पूछा तो उन्होंने अगली रेड लाइट से गाड़ी दाएं मोड़ ली। सफ़ेद चांदनी में दूर से जगमगाता कमल मंदिर वाकई किसी फूल सा लग रहा था। सफ़ेद अधखुली पंखुड़ियों वाला फूल। अच्छा लगता था मुझे यहाँ आकर बैठना, गहरी खामोशी में खुद को तलाशना, जैसे समंदर भी हम, रेत और सीपी भी हम। मैं और ऋषि अक्सर आते थे यहाँ। वो जो सामने वाला कोना है ना, वही जगह थी हमारी। मैं एकटक वही कोना देखने लगी। पहले नज़दीकियाँ याद आईं और फिर दूरियाँ। मैंने अपनी हथेलियाँ आनंद की बाजुओं पर कसीं और आंखें भींच कर मूंद लीं। वो मेरे बालों पर हथेलियाँ सहलाने लगे। हर छुअन के साथ सीने पर बैठा कोई बोझ हल्का होने लगा। मैंने एक नज़र सीधे बैठे मुझे संभाले आनंद को देखा तो लगा कि जिंदगी के नाजुक मोड़ पर भी प्यार से हाथ थाम कर चलने वाला एक साथी कितना जरूरी है। आनंद को मैं पसंद करती थी, उनका साथ अच्छा लगता था, लेकिन ये साथ जिंदगी भर का हो कभी सोचा नहीं था मैंने। और वैसे भी ये जरूरी है क्या कि कोई पसंद आए तो उसे किसी रिश्ते में बांध लिया जाए? उस रात मैं माँ की गोद में सर रखे आंखें मूंदे लेटी थी। माँ ठंडा तेल मेरे बालों में लगा रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने पूछा, ऋषि से कोई बात हुई क्या? नहीं हुई माँ। क्यों? मैंने आंखें मूंदे हुए ही जवाब दिया। इतने महीनों में पहली दफ़ा माँ ने ऋषि का जिक्र किया था। वो मेरी पलकें सहलाती हुई बोली, बस ऐसे ही। तुमने क्या सोचा है? लाइफ में वापस लौटना है या आगे बढ़ना है? जहाँ नियति ले जाएगी माँ, वहीं चली जाऊंगी, कहकर मैंने उनकी हथेलियाँ अपनी पलकों पर दबा दी। नियति ही तो थी जो मुझे पहले ऋषि के पास लेकर गई, फिर आनंद के पास ले आई। कौन जाने किस्मत में क्या लिखा हो, कदमों को लौटाकर वापसी करना या फिर आगे बढ़ जाना। आनंद और ऋषि, ये दो नाम किसी सिक्के की तरह दिमाग में रात भर कड़कड़ाते रहे, गोल गोल घूमते हुए, हर तरफ टकराते, लेकिन सुबह तक न चित आया न पट। कुतुब मीनार के पीछे सूरज आहिस्ता आहिस्ता दुबक रहा था, बादलों के लिहाफ में सरकता हुआ। मेहरौली वाले भूल भुलैया की सीढ़ियों पर मैं और आनंद बैठे थे। उनको शॉर्ट लीव लेकर बुला लिया था मैंने। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों आऊं। चाहते तो अपने बिजी होने की बात कह सकते थे। यूं ही खामोश बैठने के लिए बुलाया था? उन्होंने पूछा। हथेली जमीन पर टिकाकर पीछे झुककर बैठते हुए मैंने कहा, माँ पूछ रही थी कि जिंदगी में क्या फैसला लेना चाहती हूँ। वो भी वैसे ही पीछे झुक गए, एकदम मेरे बराबर। बोले, तो क्या कहा तुमने? सवाल के आखिरी शब्द के साथ मुस्कान कानों तक फैली थी उनके। क्यों बताऊं? मैंने शरारत से कहा और आंखें मूंद ली। सच कहूं तो जवाब नहीं पता था। बस आंखों के अंधेरे में आधे लिखे आधे मिटे दो नाम चमक रहे थे, ऋषि और आनंद। एक पल को मैं समझ नहीं पाई कि मिट कौन सा रहा था और कौन सा लिख रहा था। सोच लिया हो तो बता दो, आनंद ने कहा। मैं चुप रही। कहती भी तो क्या कि आपके बारे में सोचते हुए किसी अल्प विराम की तरह ऋषि आ जाता है। अभी भी वो जो आखिरी सीढ़ी है वही नजर आ रहा है। नहीं कहना था ये आनंद से।
उस रोज मैं कोई जवाब दिए बगैर चली आई। उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। जैसे पहले ख्याल रखते थे, खुश रखते थे, रखते रहे। एक रोज जब वो अपनी पाक कला का गुणगान कर रहे थे तो मैंने मजाक में कह दिया, तो फिर इस संडे का लंच आपके यहाँ? और जवाब में उन्होंने शनिवार की शाम मुझे मैसेज भेजा, कल लंच मेरे साथ, आई विल कुक फॉर यू। शब्दों के इस जोड़े को मैंने छू लिया। उस दोपहर खाने के बाद लैपटॉप पर आनंद मुझे वीडियोस दिखा रहे थे कि विदेशों में औरतें कैसे ये 9 महीने सेलिब्रेट करती हैं। मैंने अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों के बीच फंसा रखी थीं। जरा देर बाद वो मेरे पेट का उभार सहलाने लगे, जैसे महसूस कर रहे हूं मेरी औलाद को। आनंद, मैंने पुकारा तो होठों पर उंगली रखकर उन्होंने चुप करा दिया। हथेलियों में चेहरा भरकर अपनी तरफ घुमाते हुए मेरे माथे पर अपने होंठ धर दिए। जरा जरा करके मैं भी उनमें सिमट गई, उनको महसूस करने लगी। वो सरसराता हाथ, कंधे पर चुपती ठोड़ी, ठीक वैसे जैसे ऋषि की नुकीली ठोड़ी चुपती थी। एक पल को भ्रम हुआ कि ये ऋषि था। मैंने झटके से आंखें खोल दी, खुद को अलग कर दिया। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे सीढ़ियां उतरी, आनंद ने कितनी दफा मुझको पुकारा, कैसे मैं अपने कमरे तक आई। उनके परफ्यूम की महक अब भी मेरे कपड़ों से आ रही थी, लेकिन मन में ऋषि किसी लौबान की तरह जल रहा था, भीतर भीतर महक रहा था। मन की दुनिया में भी आना और जाना किसी दस्तूर सा होता है, लेकिन जाने वाला कुछ देर बाद वापस लौट आए तो। महक, आनंद आया है। दरवाजे पर माँ की आवाज सुनकर मैं चौंकी। माँ, उनको कह दो मैं सो रही हूं, कहकर मैंने माँ को भेज दिया। अभी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। वो चले गए और मैं भी लौट आई अपने उसी ठिकाने पर। जब भी हम अपने पुराने घर में लौटते हैं तो हर कोना देखते हैं, उनसे जुड़ी यादें याद करते हैं। बीते 2 रोज में ऋषि वो पुराना घर बन गया था। उसका अल्हड़पन, उसी से प्यार हुआ था मुझे कि लड़का जिंदा दिल था, सच्चा था। हाँ, बस एक्सप्रेसिव नहीं था। मेरा बर्थडे तक तो भूल जाता था। मैं समझाती तो सैकड़ों सॉरी के साथ रेस्टोरेंट की बुक टेबल पर प्यार जताता। हम पेरेंट्स बन रहे हैं, आज नहीं तो कल परिवार बढ़ाएंगे। सब कुछ तयशुदा वक्त पर ही होता है। अगर ये बातें भी उसको समझा पाती तो शायद सब कुछ ठीक होता। रात के 10 बज रहे थे। मैं मोबाइल में ऋषि की फोटो देख रही थी। मैंने तस्वीर जूम की और उसके चोट वाले निशान को चूम लिया। मोबाइल हटाया तो देखा कि टच से उसका नंबर डायल हो गया था। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगले ही मिनट उसकी कॉल आई। स्क्रीन पर उसका नाम पढ़कर धड़कन धौंकनी सी चलने लगी। बीते 2 घंटे में करीबन 20 कॉल और 18 मैसेज कर चुका था वो। सब कुछ ठीक है ना? उसका मैसेज अभी पढ़ ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। लगा जैसे दरवाजे पर ऋषि ही होगा। माँ, मैं खोलती हूँ। दरवाजे की ओर जाती माँ को रोका मैंने। आज मन अलग धुन पर धड़क रहा था, जैसे ऋषि के प्रपोज करने पर, उसके साथ भांवर लेते वक्त, गृह प्रवेश वाले रोज और सिमटती दूरियों के वक्त धड़का था। दरवाजे की चिटखनी नीचे सरकाकर मैंने काठ की दीवार पीछे सरका दी। सामने ऋषि था, सिकुड़ी भवें और माथे पर परेशानी की बूंदें लिए। क्या तरीका है महक? रात के 12 बजे फोन नहीं उठा रही हो, मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो। माना हम अलग हो गए, लेकिन फिक्र तो कर सकता हूं ना तुम्हारी। वो बोलता जा रहा था और उसे सुनते हुए मालूम नहीं मैं कब उसके करीब आई, अंगूठों पर उचक कर उसके गले में अपनी बाहें अटका दी और सीने पर सर रखकर कह दिया, मुझे अपने संग ले चलो। वो सुन्न हो गया, मुझे देखता रहा। तुम वापस चलोगी क्या? चल ही लो। मन और घर दोनों खाली लगते हैं महक। उस रोज भी कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। शब्दों से ज्यादा सच उसकी धड़कन बयां कर रही थी। नजरें उठाकर उसकी आंखें देखी तो वहां वही तारीख रुकी थी जो मैं छोड़ कर आई थी। दरवाजे की चौखट के इस पार मैं थी और उधर वो। मैंने आहिस्ता से अपना पांव उठाकर
उस पार बढ़ा दिया। जहां से चली थी वहीं लौटने लगी थी मैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।